अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टीवी वन यूएसए के नए प्रोग्राम ग्रीन कार्ड विद गही के साथ फ़रा इकबाल एक बार फिर आपके साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि टीवी वन यूएसए हमेशा ऐसे इन्फॉर्मेटिव शोज़ आपके लिए लाता है, जिनसे आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो या कोई इन्फॉर्मेशन नई आपको मिले। और आजकल के हालात जिस तरह के हैं और जिस तरह अभी रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म हुई और बेशुमार इमिग्रेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आए और मुख्तलिफ जगहों पे गए दुनिया में, अमेरिका में भी आए और उनको असाइलम पॉलिटिकल असाइलम की ज़रूरत पड़ी और जिसके लिए कि अब ज़ाहिर है कि उन्हें अटर्नीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज का ये प्रोग्राम जो है ग्रीन कार्ड विद गही, गही एसोसिएट्स के साथ उनके ताउन से हम पेश कर रहे हैं और इसमें हम इसी मसले को सबसे ज़्यादा उठाएँगे। उसके अलावा हम उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो इसके अलावा और क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं हमारे नाज़रीन के लिए और लोगों के लिए। तो जितनी भी उनकी सर्विसेज़ हैं वो भी हम बताएँगे आपको, लेकिन हमारा जो मेन इश्यू होगा वो पॉलिटिकल असाइलम होगा। आप इस प्रोग्राम में कॉल भी कर सकते हैं, ये प्रोग्राम लाइव है, स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा होगा। आइए मैं आपका तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले हमारे अटॉर्नी जो गही एसोसिएट्स के ओनर हैं नरेश गही, उनसे तारुफ करवाती हूँ। हेलो मिस्टर नरेश। सलाम अलैकुम एंड इट्स सच वालेकुम। अ और बड़ी खुशी हुई आपके प्रोग्राम पे आने की। और कहना चाहिए तो सब तो तुम्हें गुलाब गुलाब कहते हैं, मगर हम तुम्हें लाजवाब कहते हैं। और वाह जी आज वाह, जो है, क्या माना। थैंक यू। एंड हमारे साथ में आज हमारी ऑफिस की जो मेन अटॉर्नी है जिनका नाम उर्वा अहमद है, वो मेरे साथ मौजूद है और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे काइंड ऑफ दोस्तों से कि सबसे बड़े असालम के मसले पाकिस्तान के कौन से हैं और किस तरह से अपना केसेस हैंडल कर सकते हैं, और जब वो कोर्ट में जाते हैं कि जज क्या देखता है और किस तरह की असालम की इश्यूज आती है और किस तरह के ग्रुप्स है जो असालम के केसेस फाइल कर सकते हैं उसके बारे में। फराजी, हम आज हमारे दोस्तों से बात करना चाहेंगे इसके बारे में। अच्छा, मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि हम ताकि लोगों को एक्सप्लेन कर सकें, असाइलम है क्या? इसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें। तो जी ज़रा इसे असालम, खोल के बताएँ लोगों को। जी जी जी, तो पहले मैं थोड़ा सा इंग्लिश में कहना चाहूंगा और फिर उसकी ट्रांसलेशन हम जो है कि हमारे लैंग्वेज में करेंगे। सो असाइलम का मतलब होता है जो कि एक सिंपल लैंग्वेज में जैसे कहते हैं कि यू हैव अ फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन। मतलब कि अगर जे आप पाकिस्तान या अपने कंट्री में वापस जाओगे तो आपको खतरा है, और खतरे अलग अलग होते हैं। जो कानून, जो अमेरिकन लॉ है, सेक्शन 208 ऑफ द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के मुताबिक मोस्ट इंपॉर्टेंट खतरा जो लोगों को होता है उनकी रिलीजन की वजह से होता है। सेकंड, उनकी पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से होता है। और थर्डली, जिसे कहते हैं कि मेंबरशिप इन अ सोशल ग्रुप। ये तीन तरह के खतरे होते हैं। और जैसे कि असालम लॉ में कहते हैं, यू शुड फियर प्रोसिक्यूशन बिकॉज ऑफ योर रिलीजन, बिकॉज ऑफ योर रेस, or because of your membership in a social group. These are the most common reasons why people apply for asylum from Pakistan. आई सी। तो क्या पाकिस्तान का असाइलम डिफरेंट है फ्रॉम अदर कंट्रीज़? क्या असाइलम्स डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट कंट्रीज़? Asylum सेम होता Uh, है। या उर्वा जी कुछ कहना चाहेंगी तो yes, उर्वा जी। sorry. जी, उर्वा। Yes. Um, that's all right. Assalamu alaikum everyone. मैं हूँ मैनेजिंग अटॉर्नी जैक्सन हाइट्स के ऑफिस में। तो कमिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी बैकग्राउंड, मैं ये बता सकती हूँ कि हमारे केसेस जो हम देखते हैं यूजुअली पॉलिटिकल असाइलम में, मेनी टाइम्स हमारे लोग पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसकी हुँ, वजह से डिफरेंट पॉलिटिक्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनको ऐसे वो फियर होता है वापस जाने के लिए, शायद कि किसी ने उनको थ्रेट किया है कि वो फैमिली का कुछ करेंगे या उनको कुछ करेंगे। सो मेनी टाइम्स ये मेन चीज पॉलिटिक्स की वजह से वो ऐसे ऐसा ऐसा डर होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आके असाइलम के लिए फाइल करते हैं। और ऑल्सो डिफरेंट दूसरे डिफरेंट इश्यूज भी होते हैं, जैसे शिया और सुन्नी का हमने हमेशा सुना है कि ऐसे ऐसे झगड़ा होते हैं। सो समटाइम्स एक शिया अगर एक सुन्नी प्रोमिनेंट एरिया में रहता है और उनको फियर होता है अपनी जिंदगी के लिए, और वो यहाँ पे आते हैं असाइलम सीक करने के लिए, तो ये भी एक कॉमन हमने देखा है हमारे ऑफिस में।
ठीक है। अच्छा, जी। ये इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हाउ डू यू नो, कोई भी किसी को कैसे पता चलेगा कि दे आर एलिजिबल फॉर असाइलम? क्या घर बैठ तो के पता चल जाएगा, कोई वेबसाइट जाना पड़ेगा या कैसे? जी, सबसे पहले जो रहता है कि जो हमारे पास खासकर चलो पाकिस्तानी क्लाइंट्स की बात करते हैं, हमारे जो उर्वशी अच्छी तरह से उनको हैंडल करती है। सो 2 तरह के लोग आते हैं हमारे ऑफ़िस में। खासकर कुछ लोग विज़िटर वीज़ा पे आते हैं यहाँ पर और उसके बाद में हमसे आकर मिलते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। तो जैसे एग्ज़ाम्पल कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे एमक्यूएम की प्रॉब्लम है, कुछ कहते हैं कि बेसिकली मुझे जो है कि पीपीपी की प्रॉब्लम है। तो हर आदमी अपनी प्रॉब्लम हमें आकर बताता है और उसके बाद में जो है कि कुछ कहते हैं कि हमें तालिबान का प्रॉब्लम है। तो हम जो है कि उनसे बैठ के बातचीत करते हैं और जब बात करने के बाद हमें पता चलता है कि मतलब इनकी प्रॉब्लम क्या है। और अच्छी बात ये है कि असाइलम में कि अगरचे आपके पास हर जैसे आपके पास पुलिस रिपोर्ट नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट ये देखते हैं कि आपकी गवाही किस तरह से आप पेश करते हैं कोर्ट में, जिसे हम कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी हियरिंग। सो सबसे पहले जज देखता है कि क्या इस इंसान को पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। सेकंड क्वेश्चन है कि खासतौर मेरे एक पाकिस्तानी क्लाइंट ने कहा था, उनके पास पुलिस रिपोर्ट नहीं है। तो जज साहब ने कहा कोई बात नहीं है। क्या आप एफिडेविट से आप प्रूव कर सकते हैं आपका केस? क्या आपके पॉलिटिकल पार्टियों के लेटर से आप प्रूव कर सकते हैं? क्या आप हॉस्पिटल रिकॉर्ड से प्रूव करते हैं? तो मतलब कि अच्छी बात असाइलम की ये होती है कि जज भी ये समझते हैं कि जो खासतौर असाइली होता है, जो खासतौर जो असालम के केसेस फाइल करता है, उसके पास हर डॉक्यूमेंट नहीं होगा, फिर भी आप असालम के केस के लिए फाइल कर सकते हैं। और उसके अलावा असालम जैसे उर्वा ने कहा कि सही बात कही कि अलग-अलग कम्युनिटी होती है, जैसे कि अहमदी कम्युनिटी है, फिर बाद में शियाज़ है, फिर उसके अलावा सुन्नीस है और उसके अलावा जो कि सिख होते हैं। तो आपके रिलिजन के बेस के भी आप ऊपर कर सकते हैं और एक उससे अच्छी एक बेहतरीन बात एक और है, सोशल ग्रुप के असालम जैसे होते हैं कि कुछ एग्ज़ाम्पल एक औरत आई थी हमारे पास में, जिनको डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था पाकिस्तान में। तो सोशल ग्रुप जो है कि औरतों के लिए होता है, गेज़ के लिए होता है और उन लोगों के लिए होता है, जो समझो कि सोसाइटी में रह नहीं पाते हैं। तो ये सारी असालम के हुँ। बेसिक्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे आपने तालिबान का भी ज़िक्र किया और इस वक़्त राइट नाउ पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली आते रहते हैं ऑल द टाइम। लेकिन इस वक़्त अफ़गान रिफ्यूजीज़ या वो असाइलम के लिए बहुत ज़्यादा अमेरिका में आए हैं। तो उनके लिए आप कोई ख़ास, उनका तो एक ही है, पॉलिटिकली है ऑब्वियसली। तो जी, कोई जी। बात उनके हवाले से आप बताना चाहें? ख़ास तौर अगर जो मतलब जो है कि और एक और जो ग्रुप है पाकिस्तानियों का, जिन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को हेल्प की थी, वो भी एक ग्रुप है, जो लोग भूल जाते हैं। तो वो ग्रुप भी हुँ। जो है कि अगर जो उनको खतरा है अभी वापस जाने में और ख़ासतौर अगर जो उनको तालिबानियों से खतरा है, तो बिलाशक वो असालम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ासतौर मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर अगर जो असालम फ़ाइल करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मगर लेट हो गए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। और आज के अभी तारीख में अगर हमारे साथ एक कॉलर है, हम कॉलर से बात करते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं? जी, 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 वालेकुम सलाम। आप ऑन एयर हैं। ये करना था क्वेश्चन ये करना था कि हमने ग्रीन कार्ड अप्लाई किया था, काफ़ी देर हो गई है। तो क्या ये इमिग्रेशन निज़ाम जो है, ये काफ़ी देर से डिले जा रहा है या ठप हुआ हुआ है? हाँ, दुश्वारियों की वजह से या क्या ये सूरत-हाल? ठीक है, मैं पता करके आपको बताती हूँ, आप सुनते रहिए प्रोग्राम। अच्छा, वो ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने अप्लाई किया था इमिग्रेशन के लिए, इट्स नॉट रेलेवेंट, लेकिन एक छोटा-सा सवाल है कि इस वक़्त जी, सिस्टम सारा स्टक है या वो चल रहा है आगे? सिस्टम चल रहा है और केस के ऊपर किस तरह का उन्होंने केस किस तरह का केस उन्होंने दाखिल किया है इमिग्रेशन में? इमिग्रेशन इमिग्रेशन का है। नहीं, किस लेकिन तरह क्या का ग्रीन ये केस? कार्ड, स्लो चल रहा है तक प्रोसेस? ग्रीन कार्ड। हाँ, नो ग्रीन बट कार्ड। द कैटेगरी अंडर व्हिच ही अप्लाइड मतलब उन्होंने ग्रीन हाँ। कार्ड शादी के बेस पे किया हुआ है या असाइलम बेस के पे अप्लाई किया, किस बेस पर उन्होंने फाइल किया है? मैं खासतौर मेरे भाई से कहूँगा कि अगर च थोड़ा डिटेल में बताएँ, तो शो में मज़ा हुँ। आएगा और आपके सवाल का कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम सही जवाब दें आपको। अच्छा, थोड़ा-सा आप ये सब लोग सुनना चाहेंगे कि थोड़ा-सा इस बारे में ये बता दीजिए कि इस वक़्त सूरत-ए-हाल इमिग्रेशन की क्या है? क्या वो बहुत स्लो चल रहा है प्रोसेस? क्योंकि काफ़ी अरसे से वो प्रोसेस रुका हुआ था। तो अभी वो प्रोसेस फ़ास्ट हुआ है, कोई ज़्यादा जल्दी चल रहा है आगे? कितनी तेज़ी से नंबर आ जाएगा? ये थोड़ा-सा जनरल आइडिया भी दे दें लोगों को।
अच्छी खबर ये है कि खासतौर कोर्ट्स जो है वो सही तरह से चल रहा है आज के तारीख में। और खासतौर सबसे अच्छी बात बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि जो मैंने देखा है कि जब ट्रम्प साहब थे ऑफिस में, तो लोग डरे हुए थे और अपने पेपर्स फाइल नहीं कर रहे थे। मगर अच्छी बात ये है कि आज के तारीख में बहुत से हमारे पाकिस्तानी जो है हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, उन्होंने अपने हर तरह के केसेस दाखिल करना शुरू किए। और मैं ये कहूँगा कि ये बेहतरीन टाइम है कि आप अपने पेपर्स को आप फाइल करना शुरू करें। जैसे कि जब सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, अब शादी के केसेस के लिए अप्लाई करते हैं, या आप अगर जो असाइलम के लिए दाखिल कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि ये बेहतरीन मौका है कि मैं कहूँगा कि एक बार एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, तो ऐसा मौका लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसी से एक सवाल और निकलता है कि वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, जो बाहर से अभी नहीं आए हैं और इल्लीगल स्टेटस है उनका, वो क्या करें? क्या वो भी असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इमिग्रेशन के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, किस चीज़ के लिए अप्लाई कर जी, सकते और एक इस बात पर मुझे एक अच्छा डायलॉग इस बात पर मुझे एक बहुत अच्छा डायलॉग याद आ रहा है जो कहते हैं कि कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो मैं कहूँगा हैं? कि सबसे अच्छी बात जो है, वो जब शादी के केसेस करेंगे, तो सबसे बेहतरीन होता है। तो अगर जो आप अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू आप किसी को कहोगे, तो आपको बहुत काम आएगा। मगर जिसको आप आई लव यू कहोगे, तो डेफ़िनेटली देखना कि वो यूएस सिटीज़न हो, क्योंकि वो सिटीज़न नहीं होगा, तो फिर बाद में वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले रहे, आप हमेशा रह जाओगे अकेले। तो अगर ये यूएस सिटीज़न से आप शादी करोगे, तो अच्छी बात ये है, तो आप फ़ास्ट अपना केस दाखिल करके आप फिनिश कर पाओगे। उसके अलावा अगर आपकी मदर, फादर, ब्रदर या सिस्टर सिटीज़न है, तो मैं डेफ़िनेटली अपने दोस्तों से कहूँगा कि कम से कम आप अपना केस फाइल करना शुरू करें। अगर आप 1 साल के अंदर अमेरिका आए हैं, तो आप अपने असाइलम के लिए फाइल करें, वो आपके लिए बेहतरीन होगा। या अगर जब डिपोर्टेशन में है, तो हमारी फर्म में 60 लोग काम कर सकते हैं। हमारे फर्म में अराउंड 60 लोग हैं और हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस ज़्यादा करते हैं। खासतौर उर्वा जो है हमारे ऑफिस की मेन है, और वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहुत हेल्प करती है। और मैं उर्वा से कहूँगा कि कुछ बेसिकली बातचीत करें कि किस तरह से हम यू नो लोगों को हेल्प कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी में। मैं उर्वा से सवाल करती हूँ कि ख़वातीन का एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आती है और कोई ना कोई मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है और वो अलहदगी हो जाती है उनकी। तो उस सूरत हाल में क्या स्टेटस होता है, क्या हो सकता है? इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। लेकिन एक मुख्तसर सा जायज़ा लें और उर्वा हमें बताएँ कि ऐसी ख़वातीन को क्या करना चाहिए? जी, तो हमारे पास भी ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, डेफ़िनेटली कोविड की वजह से बहुत झगड़ा भी हुआ है, हस्बैंड और वाइफ एक घर में बैठे हुए, लाइक ऑफ कोर्स फाइट्स हैपन और फिर डिवोर्स भी आ जाता है और उनका स्पॉन्सरशिप का ये डर है कि अब मेरा स्पॉन्सरशिप का क्या होगा? तो हम ये बताते हैं कि हमारे पास अभी काफ़ी वावा केसेस हैं, तो ये होता है कि हम इट्स लाइक अ प्रोटेक्शन फॉर वुमेन कि वो आगे जा सकते हैं अपने हस्बैंड के बगैर अपना स्पॉन्सरशिप को कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्पेशली हमारे औरतों के लिए कि देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस फॉर यू, काफ़ी सॉल्यूशंस हैं जो आप हम डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट स्ट्रेटजीज लेके आपका मदद कर सकते हैं। लेकिन वावा एक यूनाइटेड स्टेट्स लॉ है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, जो हम भी आपको असिस्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस में, ताकि आपका एंड गोल में आपको अगर ग्रीन कार्ड चाहिए या सिटीजनशिप चाहिए वो मिल सकता है आपको विदाउट योर स्पाउस। तो एक तो दफ़ा अपनी वेबसाइट बता दीजिए। जी जी हाँ जी, हमारे तो गो है सो हमारा ऑफिस का लोकेशन मैं पहले बताती हूँ। हम जैक्सन हाइट्स में है, 7409 37th एवेन्यू स्वीट 205 जैक्सन हाइट्स में। और हमारा फ़ोन नंबर, हम फ़ोन कंसल्टेशन भी करते हैं, तो अगर आप इस स्टेट न्यूयॉर्क स्टेट में नहीं है तो हम फिर भी फ़ोन पे भी केसेस ले सकते हैं, बिकॉज इमिग्रेशन एक फेडरल केस होती है, तो कहीं भी स्टेट में हो हम फिर भी आपका केस ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 718-263-5999। और अच्छी ठीक है, बात और है आपकी कि वेबसाइट? हमारी हमारी पर्सनल कंसल्टेशन फ्री है।
तो आप जी। हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसकी एड्रेस है GEHILAW.com। और चाहे आप पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में हैं, तो इमिग्रेशन के केसेस, जैसे उर्वा ने कहा कि हम ऑल ओवर द यूएसए और वर्ल्ड से इमिग्रेशन के केसेस हैंडल करते हैं। और नंबर है 718 ठीक है। 263 5999 और वेबसाइट GEHILAW.com। तो फराज जी, इस बात के एक बड़ा ही बेहतरीन इश्यू उर्वा ने हमें अभी बताया है, जिसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगा आपको। तो जब शादी जी, होती ज़रूर है, प्लीज़। तो मैं कहूंगा कि उस वक्त ये होता है कि शादी के लिए रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। अब लड़की से शादी हो गई, लड़की ने शादी कर ली और वो पाकिस्तान से यहाँ आई, या फिलहाल उसने शादी करके मतलब यहाँ पर अपना ग्रीन कार्ड हासिल किया है, नहीं किया। अब उस लड़की को तकलीफ आ रही है, खासतौर उसको यूएस सिटीजन बहुत तंग कर रहा है। तो अब लड़की कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मगर उस लड़की को इस बात का डर है कि अगर मैंने मेरे हस्बैंड को छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। अगर उस औरत को मेंटल टॉर्चर है और उसके साथ अगर ये एक्सट्रीम क्रूअल्टी हो रही है, तो जो लॉ है उसको वावा कहते हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स एक्ट। और ये दिस इज इक्वली एप्लीकेबल टू मैन। तो अगर जो आप आदमी है या औरत है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी वाइफ आपको टॉर्चर कर रही है, खासतौर वो यूएस सिटीजन है, या अगर आपके हस्बैंड आपको टॉर्चर कर रहे हैं, तो अच्छी खबर ये है कि आप अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं ग्रीन कार्ड के लिए। सेल्फ स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि अगर ये आपके हस्बैंड सिटीजन कर रहे हैं, आपको मैं डिपोर्ट करवा दूंगा, बोलना ना 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 ना। आप हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, उर्वा ऐसे केसेस हैंडल कर सकती है आपके लिए, और आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं अपने ग्रीन कार्ड के लिए। तो इसका मतलब होता है वावा केसेस, जिसे कहते हैं कि बैटर स्पाउसेस। द लॉ इज दैट इफ यू आर बीइंग सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम क्रूअल्टी, then you do not need any favors from your US citizen spouse. It doesn't matter, you can self-sponsor yourself for a green card. ठीक है। बहुत अच्छी आपने ये बात बताई, 2-3 बातें तो आपने बहुत अच्छी बताई हैं और इस पर हम ब्रेक के बाद वापस आकर मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन आने वाली है। लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आप टीवी वन यूएसए का नया प्रोग्राम ग्रीन कार्ड विद गही एंड एसोसिएट्स देख रहे हैं और हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल असाइलम और कुछ डोमेस्टिक वायलेंस की। हमारे साथ मौजूद हैं अटॉर्नी नरेश गही और उनके साथ मौजूद हैं उर्वा, जो जैक्सन हाइट की इंचार्ज हैं। तो हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस की। मेरा एक सवाल है, क्योंकि नरेश जी आप फिल्में लगता है बहुत देखते हैं और डायलॉग भी बहुत बोलते हैं, तो फिल्मों में जो है वो सारा कुछ जितने मर्जी क्राइम्स करें वो सब थोड़ी देर बाद एंड में सब ठीक हो जाता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर कोई क्रिमिनल है और कोई छोटा मोटा क्राइम उसके नाम पर है, तो क्या वो स्टिल असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? और डिपेंड करता है क्राइम के बारे में। मतलब कुछ एग्जांपल्स देते हैं, तो खासतौर आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट वेरी वेल टू आवर व्यूअर्स। तो अलग अलग किस्म के क्राइम्स होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं कि छोटा मोटा क्राइम, मीन स्मॉल क्राइम, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग हुआ और उसके बाद में आपको टिकट लग गई, तो माइनर क्राइम्स होते हैं, उसमें इतना फर्क पड़ता है मगर इतना ज्यादा नहीं। सेकंड होता है जिसे कहते हैं एग्रेवेटेड फेलिनी अंडर सेक्शन 101 ऑफ द इमिग्रेशन एक्ट। अगर आपका जी। कोई सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो प्रॉब्लम यह है कि आप असालम के लिए एलिजिबल नहीं है। मगर एक दूसरी रिलीफ है, एक और रिलीफ है जिसे कहते हैं कि विथहोल्डिंग ऑफ रिमूवल या रिलीफ अंडर द हुँ, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। So you can still apply for relief under Article 3 of the Convention Against Torture. और खासतौर ऐसे केसेस जो होते हैं, इन केसेस में आपको बहुत ही एक्सपीरियंस लॉयर की जरूरत पड़ती है। और मैं इमिग्रेशन 20 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका हूँ और मैं फेडरल लॉयर हूँ। और ख़ासतौर अगर जो डिफ़िकल्ट केसेस हो, तो हमारी फर्म ज़्यादा ही पसंद करती है, किसी भी तरह का इमिग्रेशन केस क्यों नहीं हो। जितना डिफ़िकल्ट होता है उतना हमें मज़ा आता है उस केस लड़ने में। लेकिन ये बात सच कह रहे हैं आप बिल्कुल कि एक्सपीरियंस काउंट्स और ज़्यादातर लोग बहुत डरे हुए होते हैं इमिग्रेशन से, इवन डोमेस्टिक वायलेंस में भी, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी इदारे के साथ कोई बात करना बड़ा मुश्किल होता है, एक लैंग्वेज का भी बैरियर आ जाता है।
तो मैं उर्वा से पूछूंगी इस बारे में कि लैंग्वेज के बैरियर को खवातीन का अगर आ जाए तो वो कैसे क्रॉस करती है, क्योंकि औरतें ज्यादातर मैंने देखा है जो आती हैं वहां से उनको इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती और वो वैसे ही डरती हैं, पुलिस से भी डरती हैं, इमिग्रेशन से भी डरती हैं, अटर्नी से भी डरती हैं। तो आप कैसे मैनेज करती हैं? जी, तो इसलिए तो हमने हमारा ऑफिस ऐसे डिज़ाइन किया है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट डायलेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। सो अगर आप नेपाली बोलती हैं, बंगाली बोलती हैं, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, क्रियोल, हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं बिकॉज डेफिनेटली ऑलरेडी इस इमिग्रेशन प्रोसेस में ऑलरेडी इतनी मुश्किल है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एक वकील लें जो आपको प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सके और आपका कहानी का प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सके। बिकॉज अगर आप कोई अमेरिकन अटर्नी लेके वो आपका सही तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए वो नहीं जानते कि आप आप कहाँ से आई हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्यों डरी हमारे हुई हो। साथ लेकिन सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा होल्ड कहता करूंगी, जी हमारे कि साथ एक कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन हैं। इफ ए कैट क्रॉसेस योर रोड, जी मैं ठीक हूँ। मेरा असलम से रिलेटेड एक सवाल है। जी असाइलम से रिलेटेड सवाल है, बताइए। तो आप लोग पाकिस्तानी, अच्छा। तो अभी लेकिन हमारी सिटीजनशिप थी वो अफगानिस्तान की थी, तो आप क्या अमेरिका के लिए अप्लाई कर सकते हैं या उसका कोई इसका बाकी? अच्छा, ये सवाल ये कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान मूव हो गए थे और जब ये जंग शुरू हुई है, तो अभी आपकी जो सिटीजनशिप के लिए अभी आपने पाकिस्तान की अप्लाई करना है? जी जी, हाँ, अब ये अमेरिका ने जो खोली है असाइलम के लिए, तो क्या ये वहां बैठ के अप्लाई कर सकते हैं यहाँ के लिए? यही सवाल है आपका? Under the refugee convention, you can apply with the consulate as a refugee. मैं इनका जी सॉरी, मैं इनका सवाल पूरा सुन लूं। जी दोबारा बताइए। 10 साल पाकिस्तान में, हम्म उसके अब हम पाकिस्तान में हम्म और सिटीजनशिप हमारे बाकी है, हम्म तो अब अमेरिका ने खोली है तो हम कैसे करें? ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली शुरू हुई थी, अफगान नेशनल थे, पाकिस्तान मूव हुए, 10 साल पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान की सिटीजनशिप भी ले ली। अब जबकि अमेरिका ने अफगान रेफ्यूजीज के लिए खोला है असाइलम, क्या ये अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए? अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, मगर खासतौर इस केस में कुछ तकलीफें आप देख रहे हैं। ये भाईजान ने काफी जमाने से अफगानिस्तान जोड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान हाँ में सेटल राइट। है, तो उनके हाँ चांसेस अच्छे नहीं हुए। अगरचे अच्छा। ये कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी जाते हैं और रेफ्यूजी कन्वेंशन के मुताबिक अपना केस दाखिल करते हैं, तो खास इनके केस में मतलब इतनी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर जब इनके केस में स्ट्रेंथ तभी हो सकती है अगर ये इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट से काम किया है और इनको अगर जो तालिबान है उनका खतरा है, उसी बेस पर ये अप्लाई कर सकते हैं, मगर इन्हें रेफ्यूजी के हिसाब से करना पड़ेगा और वहां पर कॉन्सर्ट में इनकी इंटरव्यू की, अगर वो ठीक समझते हैं कॉन्सर्ट के हाँ इनको हकीकत में चांसेस है तो फिर इनका यस हो सकता है, मगर नहीं तो अगर जो 10 साल से अगर जो पाकिस्तान में हैप्पीली रह रहे तो इनके चांसेस कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे। आप बिल्कुल ठीक कह मेरा रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल था। देता हूँ मैं। जी प्लीज आप कहिए, क्या कह रहे थे? अच्छा, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि फिर वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं या आना चाहते हैं और वो काम कर रहे थे गवर्नमेंट के लिए, अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, अब उनको असाइलम के लिए अप्लाई करना है, तो वो पहले अपने लिए करेंगे या अपने स्पाउस, चिल्ड्रन सबके लिए इकट्ठा करेंगे? जरा इसके बारे में, फैमिली के बारे में बताइए कि वो इकट्ठा फैमिली आएगी पूरी। जी फराज जी, इस क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक करते हैं दो बात में। पहला क्वेश्चन ये है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक पाकिस्तानी नेशनल जो है यहाँ पर आके रह रहा है फिलहाल वो, और उन्होंने अपने असालम के लिए अप्लाई किया और पहले उनको और उनकी वाइफ और उनके बच्चे पाकिस्तान में हैं, तो सबसे पहले उनको अपना असालम जीतना पड़ेगा और जीतने के बाद इन अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर तक, जैसे उर्वा जी ये सारे केसेस करती है हमारे ऑफिस में, तो 1.5 ईयर में उनकी वाइफ और बच्चे आएंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
that he should first win the asylum and he has to show, और asylum में कुछ और बातें होती है. अगर आप सेक्शन 208 के मुतालिक अगर जब प्रूव करते हैं कि आपके साथ पास्ट प्रोसिक्यूशन हो चुका है, पास्ट प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि जब आप पाकिस्तान में थे उस वक्त आपको जो है कि मतलब पॉलिटिकल लोगों ने आपको मारा था और आपको किसी तरह से आपको बहुत सारी तकलीफें पहुंचाई थी, तो आप अगर जो वो प्रूव करते हैं तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपका केस काफी स्ट्रांग हो जाता है. तो दैट वुड हेल्प अ लॉट फॉर श्योर. हमारे साथ एक कॉलर और है, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं. जी जरा ऊंचा बोलिएगा थोड़ा सा. जी पूछिए. मेरा सवाल ये है कि मेरा दोस्त है वो न्यूयॉर्क, वो यूएस सिटीजन है. ठीक है. उसके बच्चे हैं, अपने फैमिली के लिए अप्लाई करेगा तो उसके 8 बच्चे हैं और उसके 8 बच्चों का और उसका डीएनए टेस्ट होगा या नहीं होगा पाकिस्तान में? तो क्या ये बच्चे पाकिस्तान में हैं अभी तक? हाँ, अभी तक पाकिस्तान में है. और वो खुद यहाँ पर हैं? हाँ, वो खुद यहाँ पर है. ठीक है, आप सुनते रहिए जवाब इसका. वो ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से एक साहब आए, उन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई किया, उनके 8 बच्चे हैं और वो 8 बच्चे पाकिस्तान में हैं. तो क्या उनका डीएनए टेस्ट होगा कि ये कंफर्म करने के लिए कि ये बच्चे उन्हीं के हैं? पहली बात तो है कि उनका असाइलम अप्रूव होना चाहिए यूएससीआईसी की तरफ से या जज की तरफ से. और अगर जब बच्चे उनके अपने हैं तो जनरली अगर जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट और सेकेंडरी एविडेंस है तो इसमें डीएनए की जरूरत नहीं पड़ती. अगर कौन सा सस्पेक्ट करता है कि उनके बच्चे नहीं है तो उनका पूरा केस खराब हो सकता है. तो अगर जो आपके बच्चे हैं और अगर बर्थ सर्टिफिकेट है और आपका सेकेंडरी एविडेंस है तो डीएनए की कोई जरूरत नहीं आपको इस केस में. आप कुछ बता रहे थे, उनकी वाइफ का डीएनए टेस्ट हुआ है? हेलो. अच्छा, वो मेरा ख्याल है टीवी की क्योंकि आवाज से सुन रहे हैं, ये बड़ा मसला होता है तो वो डिले आती है, तो वो मेरा ख्याल है सुन रहे हैं अभी सवाल. तो इसी पर ये बड़ा अच्छा वैसे क्वेश्चन है और बहुत स्ट्रेंज अजीब सा भी है कि क्या लोग किसी इसमें कोई बेईमानी के चांसेस भी होते हैं कि काफी होता है, मतलब बच्चे ज्यादा कर ली या बीवियां बहुत ले सारे. और खासतौर मैंने जो केसेस देखे हैं खासतौर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से, तो कभी कभी लोग क्या करते हैं कि बच्चों की एज कम करवा देते हैं ताकि अंडर 21 आ जाएं और कुछ लोग किसी और के बच्चों को अंडर डालते हैं. ये प्रॉब्लम नहीं खड़ी करे अपने के लिए, उसकी वजह है कि आपका पूरा केस खराब हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम्स आती है. खासतौर अगर जे भाईजान के 8 बच्चे हैं तो उनको डेफिनेटली अटॉर्नी करना चाहिए. और उर्वा जी ऐसे काफी केसेस करती है क्योंकि इसमें एफिडेविट और खासतौर आप अप्लाई करते हैं तो चेकिंग बहुत ज्यादा होती है. खासतौर 8 बच्चे हैं तो कॉन्सर्ट से आपको रेगुलरली डील करना पड़ता है और आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि एवरीथिंग इज गुड. और अच्छी बात यह है खासतौर अगर जब असाइली है तो उसमें आपको एफिडेविट और सपोर्ट की जरूरत नहीं है. मगर इसमें सबसे बड़ा मसला यह होता है कि कॉन्सर्ट जो है मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देखता है कि इनके बच्चे हैं या नहीं है और वहां पर उनको खासतौर वकील की जरूरत पड़ेगी. एक कॉलर और है हमारे साथ इसी दौरान, इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं. जी वालेकुम सलाम. मुझे यह मालूम करना है कि मैं 2016 में अमेरिका आया था जी. और उस वक्त मैंने असाइलम अप्लाई किया है, लेकिन आज तक जवाब कोई नहीं. रिस्पॉन्स नहीं आया और नहीं मिला मुझे वो वर्क ऑर्गेनाइजेशन और सोशल सपोर्ट वगैरह मिला है. तो दूसरी बात है कि मैंने खुद केस फाइल किया था, किसी अटॉर्नी की मदद नहीं ली, इसलिए मैं मुतमईन मेरा केस जो है वो ओरिजिनल है और उस वक्त जो है माली मुश्किलात भी थी. तो क्या ये बगैर कानूनी के नहीं होता या सारे केसेस इस तरह से लगते हुए? अच्छा, तो ये बताइए कि 2016 से अब तक आपका स्टेटस क्या है फिर? अभी अच्छा, बस इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं, बाकी सारा प्रोसेस हो गया आपका? बाकी तो हो गया. ठीक है.
वो ये पूछ रहे हैं कि 2016 में इन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई किया था। इनको वर्क जी ऑथराइजेशन, सोशल सिक्योरिटी सब मिल गया इनको। अभी ये इंतजार कर रहे हैं इंटरव्यू का ग्रीन कार्ड के लिए, लेकिन अभी तक 2016 से अब तक कोई इनके पास रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो होल्ड पर हैं चीजें, या क्या अटर्नी के बगैर नहीं होगा वो। इन्होंने खुद से अप्लाई किया था। और खासतौर ऐसे केसेस में उर्वा इस बात में बहुत ही बेहतरीन काम करती है। और उर्वा इनको क्या करना पड़ेगा कि खासतौर आपसे अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी, आपको रिव्यू करना पड़ेगा, एक्सपेडाइट करवाना पड़ेगा। उसके बाद में इनकी तारीख आएगी, पहली तारीख यूएससीआईएस के पास आएगी। उसके बाद में इमिग्रेशन कोर्ट में जा सकते हैं अगर यूएससीआईएस ने अप्रूव नहीं किया। फिर उसके बाद में इंशाल्लाह ये पास होता है, इनको ग्रीन कार्ड मिलने के चांसेस हैं। तो मैं कहूंगा कि मंडे से लेके संडे तक हमारी ऑफिस ओपन होती है। और खासतौर उर्वा जो है कि मंडे से लेकर फ्राइडे उनके आवर्स बताना चाहेंगी कि अगर उनको चाहिए तो उर्वा से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 7182635999 पर कॉल कर सकते हैं। उर्वा, आप थोड़ा बात करना चाहेंगे इसके बारे में? जी, तो उर्वा ये बताइएगा इनको, हाँ जी, एक सवाल इसमें पहले मैं पूछ लूं, जो उनका मेन सवाल है वो ये है कि क्या जी। अटर्नीज कुछ फास्ट ट्रैक कर देते हैं चीजों को। काफी लोग का यही सवाल है कि मेरा एप्लीकेशन डिले क्यों हो रहा है। इज इट बिकॉज आई डोंट हैव एन अटर्नी, और मेनी रीजंस इसी की वजह से होता है। बिकॉज जब हम अकेले ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हम बस यही देखते हैं वेबसाइट पे अच्छा क्या क्या ज़रूरत है और हम वो फाइल करते हैं। लेकिन बस एक अटर्नी जो स्टडी करता है और देख सकता है कि आपका प्रीवियस फाइल में या आपका पूरा इमिग्रेशन पैकेज में क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या सपोर्ट देना चाहिए, क्या एडिशनल चीज़ें लाइक ऐड करना चाहिए ताकि इस केस को और बढ़ाएं और इसके चांसेस अच्छे करें। तो बस एक अटर्नी इसको देख के लाइक फाइल कर सकता है। सो मेनी टाइम्स इट इज बिकॉज आपने एक अटर्नी को इन्वॉल्व नहीं किया, तो आपको पता नहीं कि इसमें और क्या डालना चाहिए या इसमें क्या मिसिंग है। और ऑफ्टन टाइम्स आपको पता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर या यूएससीआईएस वो आपको फुल डिटेल में बताते नहीं कि उन्हें डिनाई क्यों किया, कि यहाँ पे क्यों ठहरा हुआ है ये आपका केस। तो हम ये सबको कहते हैं कि आप डेफिनेटली हमारे ऑफिस में आए। हम ये भी आपका पूरा फाइल हम रिव्यू कर सकते हैं, और हम वो इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं यूएससीआईएस से कि आपने पहले कितने टाइम्स ट्राई किया है और उनके पास कौन से वो फॉर्म्स हैं आपके बारे में। और ये सारा लेके हम देख सकते हैं कि हम किस ट्रैक पे जाएं और हम कहाँ पे फॉलो अप करें। सो एज मिस्टर गेही सर, अगर आप हमारे ऑफिस में आना चाहें, मैं हूँ वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे, लेकिन फोन कंसल्टेशन भी हम ओवर द फोन भी कर सकते हैं। बहुत फराज जी, अच्छी मैं आपने बात कहना बताई। चाहूंगा कि एक इम्पोर्टेंट बात जो है कि जो बड़ी ही बेहतरीन बात कही उर्वा ने। और मैं कहना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसे भी देखा है मैंने कि जब केसेस सही तरह से फाइल नहीं होते हैं तो रिजेक्टेड हो जाते हैं, और कभी कभी क्लाइंट को पता भी नहीं होता है कि उनके केस रिजेक्टेड है। और कभी कभी गवर्नमेंट समझती है ये जो है कि फ्रॉड का केस है। तो ये सारी बातें जब तक कि आप अटर्नी से बैठोगे नहीं। और एक दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने देखा है कि खासतौर एक क्लाइंट आया था हमारे पास, और बहुत ही अच्छा हमारा पाकिस्तानी क्लाइंट आया था जिन्होंने कंसल्टेशन की थी। वो किसी के पास ब्रुकलिन में मिला था और उनको पता भी नहीं था कि ये जिसने उनके पेपर्स फाइल किए वो लॉयर है या नहीं है। और उनको अपने स्टोरी के बारे में पता ही नहीं था कि उसने अंदर किस तरह के पेपर डाले हैं। तो खासतौर अगर जे आपने किसी से बस ट्रस्ट करके अपने पेपर डाले और आपको अपने स्टोरी के बारे में पता नहीं है, तो प्लीज, इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। यू शुड सी एनी अटॉर्नी दैट यू लाइक एंड ट्राई टू क्लीन अप योर इमिग्रेशन मैटर। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अभी आपने इस बात का ज़िक्र किया, तो क्या अटॉर्नीज़ के भी कैटेगरीज़ हैं? तो क्या चेक करना चाहिए बिफोर इसके कि ये किसी भी इमिग्रेशन अटॉर्नी को हायर करें या उनके साथ जाएँ? वहाँ भी तो प्रॉब्लम आ जाती है बहुत सारी। कुछ खासतौर इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1, तो आप कंसल्टेंट को भी हायर ना करें, कभी ना करें। खासतौर वो लिखते हैं कि एलएलएम और वो कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट इज नॉट एन अटॉर्नी। दूसरी बात कि अटॉर्नी का तजुर्बा देखें कि किस तरह के केसेस उन्होंने हैंडल किए हैं, कितने ट्रायल्स उन्होंने हैंडल किए हैं। खासतौर मेरा बैकग्राउंड जो है कि आई एम अ फेडरल ट्रायल अटॉर्नी, और मैंने खुद बहुत सारे इमिग्रेशन केसेस कोर्ट में हैंडल किए हैं।
और इमिग्रेशन कोर्ट में अक्सर जाते रहता हूँ और ऑल ओवर द कंट्री के हमारे केसेस चलते हैं। और उर्वा जो है कि वो ब्रिलियंट है रिसर्च में, क्लाइंट मीटिंग्स में। तो हमारी एक टीम है, तो टीम जब होती है तो आप सही तरह से मतलब जोर लगाकर और क्लाइंट के लिए बेस्ट फाइट कर सकते हैं। अगर जब आपकी टीम कमजोर है तो उसमें आपको तकलीफ आती है। तो पहले तो ये देखिए, अगर जो अटॉर्नी है तो उसका इमिग्रेशन में कितने सालों का तजुर्बा है और कितने उन्होंने असालम के केसेस फाइट किए हैं, शादी के केसेस फाइट किए हैं, बैटर्ड स्पाउसेस फाइट किए हैं, और सिटीजनशिप के केस खासतौर उन्होंने किए। क्योंकि कुछ ऐसे सिटीजनशिप के केसेस है जब आप लॉयर्स के पास जाओगी और वो बोले हम तो आपके साथ इंटरव्यू पे गए बट 2 साल से आपको सिटीजनशिप नहीं मिली। हमारे केसेस में, हमारे फर्म में हम ये केसेस फेडरल कोर्ट में जाकर फाइट करते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के। ये फर्क है सही कहा आपने। हाँ, ये फर्क होता है बहुत बड़ा। तो इसी से मेरे जहन में एक और सवाल आया कि क्या आप लोगों के अटर्नीज के कोई एग्जाम्स होते हैं बार बार, या कोई आप लाइसेंस रिन्यू करते हैं, या नई इंफॉर्मेशन कैसे आप लोग हासिल करते हैं? क्योंकि बहुत सारे अटर्नीज शायद नहीं भी हासिल करते वो इंफॉर्मेशन, जो नए नए लॉज आ रहे होते हैं, नई नई चीजें आ रही होती जी, तो जो अच्छे लॉज होते हैं वो हमेशा पढ़ते रहते हैं। अच्छे लॉज को कानून आपके दिमाग के पीछे होता है। अब मुझे सेक्शन पूछे मैं आपको बता सकता हूँ, अब मुझे लीडिंग केस लॉ बता दे मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा। खासतौर अगर जो आप असालम की बात कर रहे हैं तो लॉयर को कार्डोजो फोंसेका अपने दिमाग के पीछे होना चाहिए। उन्हें मैटर, अगर जो कैंसलेशन का केस है तो उनको मैटर ऑफ रिसीना जानना चाहिए। और अगर जो मतलब है। आपको टेस्ट करने क्रेडिट के इशू लिए है तो उनको आपको मैटर ऑफ टेस्ट चेंज करने के चाहिए। लिए कॉल आती है। I'm sorry, आपको टेस्ट करने के लिए कॉल आ गई है, कॉलर से बात करते हैं। कोई प्रॉब्लम अस्सलाम नहीं है। वालेकुम, I'm आप ready for it. I love challenges. जी आप ऑन एयर हैं। टाइम होगा वैसे तो ठीक करने के लिए। हाँ जी, ये मेरी तरफ कर दें। ये कर दूंगा जरा जैसे थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। जी। बोले जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपके फादर ने आपका केस जो है वो फाइल किया। तो अच्छा, ये 2013 में इनके फादर ने फाइल किया था। ये ब्रिटिश सिटीजन है, इनका बेटा 17 इयर्स का है और इनको खौफ है कि वो कहीं इस उसमें निकल ना जाए। 3 साल रहे, जाहिर है 2-2.5 साल रह गए। वो खासतौर फादर अमेरिकन सिटीजन है। अच्छा अच्छा, तो आपके फादर जब मूव हुए थे 2004 में तो कहाँ हुए थे? इंग्लैंड? और वो पाकिस्तान से अमेरिका मूव हुए थे। बहुत कॉलें आ रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, मैं जवाब लेती हूँ इनसे, आप सुनिए। ये एक और हाँ, आप कहाँ रहते हैं? न्यूयॉर्क में हैं आप? इंग्लैंड में हैं? अच्छा, इंग्लैंड से कॉल कर रहे हैं आप। जी, तो फराज, वो इंग्लैंड से कॉल कर रहे हैं, उनका बेटा 17 का है। उनके साथ यही हुआ था कि जब उनके फादर ने अप्लाई किया तो इनकी एज ओवर एज हो गई और ये नहीं हो सके citizen। तो अब इनका बेटा 17 का है और ये चाहते हैं कि आप लोगों से राब्ता करें। तो अब जी ये बड़ी इंग्लैंड में है, सिंपल मुझे बात नहीं है, पता। हाँ, आप बड़ा लोग सिंपल कैसे इलाज है। कॉलों पे कॉलें आ रही। जी जी, इसका सिंपल इलाज ये है इनका कि जवाब वो, जी, दे दीजिए, सिंपल पहले इलाज ये है जवाब। कि वो उर्वा से कॉल कर सकते हैं कल सुबह। उर्वा उनके साथ जो है कि जूम मीटिंग, अटॉर्नी उर्वा जी उनके साथ जूम की मीटिंग कर सकती है और इस केस को जो है कि आगे लिया जा सकता है। तो कॉल करें उर्वा, 718। आपको हम इस कॉल का रिकॉर्ड दे देंगे और ये नंबर भी हम आपको जी, दे देंगे, तो आप उनको ठीक है। भी कॉल कर सकते हैं। तो मैं दूसरी कॉल लेती हूँ, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। बंद हो गई, जी, चलिए बात करें। जी उर्वा, आप बताइए क्या कह रही थी? बहुत कॉलें दरमियान में आ रही थी लेकिन मैं नहीं ले पाई।
नहीं so definitely आप ये काफी complicated cases भी होते हैं एक sentence में नहीं बता सके so जिसके भी मिर्जा, पास ये कोई भी दोनों सवाल अटर्नी है फर्स्ट टाइम टीवी पे आ रहे हैं? please जी ये कॉलर है हमारे give साथ। me give us a call at हाँ जी 718-263-5999 जी, आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैरीलैंड से बात कर रहे हैं जी, जोर से बोलिएगा। मैरीलैंड से बात कर रहा हूँ, नुमान नाम से। मैंने सवाल ये पूछा था कि मैंने अभी शादी हुई है यहाँ पे, तो मैंने मैरिज से ग्रीन कार्ड का केस फाइल करना है, तो लेकिन उसमें ये है कि वो जो मिसिज है वो रहती है न्यूयॉर्क में और मैं मैरीलैंड में काम करता हूँ। अच्छा काम है, जॉब अच्छी है, उधर जाती है इस वजह से हम लोग साथ नहीं रह रहे। तो इसमें पॉसिबल है कि हम लोग एड्रेस अपना मैं यहाँ का दे सकता हूँ तो केस फाइल करने में? अच्छा, उनका सवाल ये है कि इनकी नई नई शादी हुई है, मिसेस जो है वो न्यूयॉर्क में रहती हैं और केस फाइल इन्होंने किया है, उनके लिए करना है अभी। तो ये पूछ रहे हैं कि मैरीलैंड का एड्रेस दे सकते हैं ये केस फाइल करने के लिए या नहीं। मेरा ख्याल है आप लोग डायरेक्ट इनको कॉल करें, मेरे पास इतनी कॉल्स आ रही हैं कि आप डायरेक्ट, अगर इनका नंबर मैं आपको बता देती हूँ, उर्वा जरा नंबर बताइएगा। जी हमारा नंबर है 1718-263-5999 और आपने जब नोट कॉल कर करें लिया? तो अपनी उर्वा के बारे में पूछे ऑफिस में, तो आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा। मैं रिपीट कर दूं? जी अच्छा, वो कह रहे हैं मैं रिपीट कर दूं, आप बोलिए, मैं रिपीट करती हूँ। 718 718 263 263 5999 5999। जी ये उर्वा के पास जाएगी। उर्वा मास्टर है इस काम की, ये नए जो न्यूली वेड है उनकी इमिग्रेशन के लिए। Newlywed. सबसे पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक है आपको आपकी शादी के लिए। हार्डियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। जी जी जी, ये न्यूयॉर्क में है जी। जी लेकिन हम मैरीलैंड का केस भी हैंडल कर सकते हैं। जी हाँ, मैरिज का भी केस हैंडल करते हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं? जी वालेकुम सलाम। कहाँ से? पेंसिल्वेनिया से कॉल है जी, बताइए। ठीक है, तो उसका भी किसी किस्म का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। अच्छा, इन्होंने 6 साल पहले असाइलम के लिए अप्लाई किया था, पेंसिल्वेनिया में रहते हैं, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो रही उसके ऊपर। तो आई थिंक ये भी ऐसा केस है कि जब तक आपको डिटेल नहीं बताएंगे, आप इनको डिटेल बताएं। उर्वा को कॉल कर लें आप 718 263 ठीक है। इनका सवाल ये है कि क्या ये असाइलम का स्टेटस चेंज करके किसी और E2 कोई E1 कोई वीजा चेंज कर सकते हैं? ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर जो इन्होंने फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अपनी असाइलम डाली थी, तो अंडर सेक्शन 212A9B के मुताबिक इनको अनलॉफुल प्रेजेंस नहीं है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, पाकिस्तान से भाईजान आए और 6 मंथ्स की उनको वीजा थी, और उस 6 मंथ्स के 6 मंथ्स अगर उन्होंने मतलब अपना असाइलम डाला और इलीगली प्रेजेंट नहीं थे, तो उनका स्टेटस चेंज किया जा सकता है। बहुत सारे लॉयर्स ये बात नहीं जानते हैं। और अगर 6 महीने के बाद उन्होंने डाला है, तो अनलॉफुल प्रेजेंस आता है और उसमें उनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, खासतौर ये पेंसिल्वेनिया से है, तो फिलाडेल्फिया के जो जजेस हैं वो थोड़े से मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब क्वेश्चंस करते हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बहुत ही अच्छा इमिग्रेशन लॉयर के साथ राब्ता रखें, क्योंकि हम फिलाडेल्फिया के भी केसेस कर चुके हैं, वहां के जजेस के सामने भी हम हाजिर हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत कामयाब रहा आपका ये शो, फर्स्ट शो होने के बावजूद। और देखें, ये टीवी1 USA की कामयाबी का राज यही है
माशाल्लाह हमारे व्यूअर्स हम पे ट्रस्ट करते हैं। तो ग्रीन कार्ड विद गही का इख्तिताम होता है यहाँ पर। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़ारा इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Riaz Babar at 917-605-7651.